तो आज हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेकेपी कांस्टेबल के लिए जो कि जीके पोर्शन में है। वहाँ पर टॉपिक हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। उसमें सब टॉपिक्स हमारे पास है जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसके अलावा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप आज का पहला लेक्चर उस पे जो होगा दैट विल बी एमसीक्यूज ऑन फॉर्मेशन या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जिसने भी ये टॉपिक्स पढ़े होंगे अच्छे तरीके से यहाँ पर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाई। देखो एक्चुअल में यहाँ पर क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिपेंडेंट जब फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी दैट वाज द आईएनसी 1885 में। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूस इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ये आइडिया था कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब एक बॉडी होनी चाहिए जो कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सबसे पहले आइडिया किसने दिया था। एक्चुअल में उसने क्या आइडिया दिया था। उसने कहा था कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं। ठीक है, हम क्या काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं जो कि हम इलेक्ट करेंगे डिफरेंट मेंबर्स उसमें होंगे पूरे ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। वो हमारे पास क्या बनाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे अपने इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। ठीक है कि नहीं, मतलब फ्रीडम के बाद जब फ्रीडम ऑब्टेन होगी, फ्रीडम जब इंडिपेंडेंट होगा इंडिया, उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर आइडिया किसने दिया था, यहाँ पर आइडिया दिया था क्या जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन हमारे पास है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। आंसर इसमें क्या है कि आपको चेक करना है कि आपको कौन सा आता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू है, एम एन रॉय है और एम के गांधी है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर जो है वो है एम एन रॉय। अगर एम एन रॉय की बात करते हैं तो ही वॉज अ पाइनियर, ही वॉज वन अमोंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। मीन्स कम्युनिस्ट मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, कम्युनिस्ट मूवमेंट यू नो द कम्युनिज्म, कम्युनिज्म डिफरेंट कंसेप्ट है, वो यहाँ पर हमें डिस्कस नहीं करना है। बट कम्युनिस्ट मूवमेंट का जो पाइनियर था दैट वाज एम एन रॉय इन इंडिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी फर्स्टली मोटेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है, यहाँ पर एक पार्टी है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर एक पार्टी बनी थी दो कि ये मेंबर जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी वो हमारे पास आईएनसी के साथ एसोसिएट है। कुछ कन्फ्लिक्ट होने की वजह से फिर उन्होंने सेपरेट एक पार्टी बनाई थी। ठीक है, उस पार्टी ने हमारे पास सबसे पहले आइडिया दिया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए। यहाँ पर पर्सन है, यहाँ पर पार्टी है, ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं। और वो पार्टी थी स्वराज पार्टी। अगर स्वराज पार्टी की हम बात करते हैं, इसके फाउंडर जो हमारे पास थे वन वाज जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा हमारे पास था सी आर दास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है कि इन विच सेशन द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब किस डिमांड, मतलब किस सेशन में। हमारे पास आईएनसी के बहुत सारे सेशन होते थे। यहाँ पर आपको डेट बतानी है कि किस वाले सेशन में आपको इसमें देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ डेट्स का ऑप्शन दिया है, आपको बताना है किस जगह पर, मतलब आपको बताना है लोकेशन कि कहाँ पर ये सेशन हुआ था जो एनुअल सेशन होते थे दिसंबर में। ठीक है कि नहीं। तो इन विच सेशन द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। आईएनसी ने किस सेशन में, मतलब किस डेट में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड जो था असेंबली में पुट फॉरवर्ड किया था, मीन्स डिमांड रखा था उस असेंबली में। दैट वाज 1936। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है कि द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल। ठीक है कि नहीं, यहाँ पर माइंड में रखना है, यहाँ पर एक वर्ड दिया है दैट इज इन प्रिंसिपल, मीन्स एक्चुअल में एक्सेप्ट नहीं किया गया था द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है कि नहीं, तो ध्यान रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली कहा कि हम आपकी डिमांड एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन आपको एक काम करना है, आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड में हमारे साथ पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद हम आपको क्या कहते हैं कि एक आपका जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास है वो है अगस्त ऑफर। ठीक है कि नहीं, अगस्त ऑफर जो हमारे पास था, अगस्त ऑफर इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगस्त ऑफर जो जनरली आई थिंक 17 और 19 अगस्त 1940 में
ये जो हमारे पास है ये ऑफ़र दिया था। इट वाज़ अ काइंड ऑफ प्रपोज़ल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से था कि अगर आप ऐसा परफ़ॉर्म करेंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे तो हम आपकी जो डिमांड है वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है कि नहीं? उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारे पास? द प्रपोज़ल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज़ मेड बाय कि मतलब एक देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ऑफ़र दिया गया था। ये ध्यान रखना है। इट वाज़ फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल, एक्सेप्ट किया गया था कि आपका जो डिमांड है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है कि नहीं? फिर फाइनली हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी, वो प्रपोज़ल जो है वो किस वाले कौन-सा ब्रिटिश मिशन था जिसके अकॉर्डिंग जो है वो बताया गया था कि आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएँगे, उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है नहीं? साइमन कमीशन था, कैबिनेट मिशन था या क्रिप्स मिशन था या ब्रिटिश कैबिनेट था, वो था क्रिप्स मिशन 1942। देखो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फाइनली बनाई गई थी, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो था उसको क्या कहते हैं अपोज किया गया था, वो एक्सेप्ट नहीं किया था मुस्लिम लीग ने, ठीक है कि नहीं? और बहुत सारे जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन थे उनने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद फाइनली कैबिनेट मिशन आया था और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। ध्यान रखना है 3 क्वेश्चंस आगे एक और क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइनली डिमांड एक्सेप्ट करेंगे, एक कंडीशन रखी गई थी। उसके बाद हमारे पास डिमांड एक्सेप्ट की गई कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएँगे, ठीक है नहीं? मुस्लिम लीग ने अपोज़ किया क्योंकि वो सेपरेट हमारे पास क्या कहते हैं सेपरेट कंट्री चाहते थे तो उनको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी। तो ऐसा नहीं हुआ तो फिर फाइनली ये जी जो हमारे पास प्रपोज़ल जो दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है नहीं? फॉर फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएँगे। ये जो था ये भी फिर कैंसल हुआ था, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वेट उसके बाद हमारे पास है उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास फाइनली ये फाइनल ऑप्शन है, अब समझ आ रही मेरी बात? यहाँ पर जो अभी 2 क्वेश्चन पीछे हमने दैट वाज़ अ काइंड ऑफ क्या कहते हैं कंटिन्यूटी कि किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इवॉल्व हुई है, ठीक है कि नहीं? तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन इसके जस्ट 4 और 5 पढ़ा, उसको और ये 3 क्वेश्चन जो है ये समझने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले डिमांड एक्सेप्ट की गई, क्या बना सकते हैं, लेकिन एक ऑफर था, आपको ऐसा करना है। उसके बाद हमारे पास बताया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए, एक क्रिप्स मिशन भेजा था। फिर फाइनली क्योंकि उसको भी अपोज किया गया था, फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो बनी थी। किस मिशन के अकॉर्डिंग? वो था कैबिनेट मिशन, वो अभी मैंने आपको कहा कैबिनेट मिशन ऑफ 1946। इस कैबिनेट मिशन में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आई थी, ठीक है कि नहीं? जो ब्रिटिश कैबिनेट की थी। एक था पैथिक लॉरेंस, दूसरा था एवी अलेक्जेंडर और था स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है कि नहीं? तो ये 3 बंदे जो थे वो यहाँ पर आए थे ये प्रपोजल लेके कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे एंड इट वाज एक्सेप्टेड फाइनली बाय मुस्लिम लीग एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू समहाउ, ठीक है कि नहीं? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट। ये ध्यान रखना है। देखो नॉट वाली क्वेश्चन जो है मैक्सिमम गलत होते हैं, तो जब भी नॉट वाला क्वेश्चन आ जाएगा उसको पहले हाईलाइट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्या क्लिक करना है, ठीक है कि नहीं? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का कौन सा मेंबर नहीं था? 3 मेंबर आए थे, अभी मैंने कहा पैथिक लॉरेंस था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था, एवी अलेक्जेंडर था, विलियम वार्ड जो था इसका नहीं था और यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं? नहीं तो कहीं भी ऑप्शन क्लिक करते हैं तो बताते हैं बाद में, ठीक है नहीं? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसके लिए इतने नंबर्स ऑफ सीट्स बनाई गई थी। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब प्रोविंसेस हमारे पास थे, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट जो ब्रिटिश प्रोविंसेस होते थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होते थे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मतलब उनके लिए सीट रखी गई थी। तो वहाँ हमारे पास है 389 है, 398 है, 396 है, 369 है। इसका करेक्ट ऑप्शन है 389। 389 सीट्स रखी गई थी। फिर इलेक्शन कैसे हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पर इलेक्शन जो हुआ था वो था इस तरीके से कि हम ये नहीं कह सकते हर एक को वोटिंग राइट दिया गया था। कुछ हमारे पास जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर चुने गए थे और उनको कौन इलेक्ट करता था? वहाँ के जो मेंबर होते थे, वो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी। एक इंपीरियल
लेजिस्लेटिव असेंबली थी, दूसरी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में वहाँ से मेंबर भेजना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उनको सिलेक्ट किया गया वहाँ के मेंबर्स ने। और मेथड कौन सा अपनाया था? एक दो मेथड हमारे पास होते हैं, एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो आज भी फॉलो होता है। जो हमारे पास इलेक्शन होता है राज्यसभा में, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड अपनाया गया और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो हमारे पास मीन्स होता था उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन हुआ है। और प्रिंसली स्टेट को ये ऑप्शन दिया गया था, आप नॉमिनेट कर सकते हैं। और ब्रिटिश प्रोविंस, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी दैट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, ठीक है नहीं? तो इट वाज नॉट फुली इलेक्टेड, ठीक है? तो इस तरीके से इसमें 389 मेंबर्स थे। फिर इसमें 296 के आसपास कांग्रेस जो थी उन्होंने जीत हासिल की थी, एटसेट्रा, जो इंडिपेंडेंट थे। बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई है, ठीक है कि नहीं? वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, वेट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वेट दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 3 7 6 7 8, अच्छा 8, ओके। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है कि मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय। अब हमारे पास ये अभी मैंने आपको कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स इलेक्टेड किए गए थे वो किसने इलेक्ट किए थे, कैसे इलेक्ट किया? डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, या नॉमिनेशन हुआ था? कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं था, ठीक है नहीं? डायरेक्ट बाई पीपल बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके बाद नॉमिनेटेड बाई कांग्रेस बिल्कुल नहीं, नॉमिनेटेड बाई इंडियन रूलर नहीं, दे वर इलेक्टेड बाई प्रोविंशियल असेंबली। मैंने अभी आपको कहा वहां पर मेंबर जो एक तो थे, अगर यहाँ पर ऑप्शन में होता प्रिंसली स्टेट ने नॉमिनेट किए, वो तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऑप्शन दूसरा क्या था कि जो वहां पर मेंबर आए थे देवर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, जो हमारे पास थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि द फर्स्ट सेशन, या हम ऐसा कह सकते हैं कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली बनी थी, इट वाज इन 1946, नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली बनी थी। मतलब उसमें अंटायर सीट्स फिलअप हुई थी। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, ठीक है कि नहीं, या फर्स्ट सेशन हम कह सकते हैं, ठीक है नहीं, इट वाज हेल्ड ऑन, कब हुआ था? इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, डिफरेंट ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है इट वाज 9 दिसंबर 1946। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक मेंबर को अपॉइंट किया गया था फॉर टेम्परेरी पर्पस, टेम्परेरी पीरियड, नॉट अ पर्पस, फॉर टेम्परेरी पीरियड के लिए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ दिस इंडिपेंडेंट इंडिया या ब्रिटिश इंडिया, इट वाज प्रेसिडेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो था सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है नहीं? उसको अपॉइंट किया गया था क्योंकि वो एल्डर, सबसे एक सीनियर मोस्ट मेंबर था, उसको अपॉइंट किया गया था। और ये प्रैक्टिस जो है फॉलो की गई थी कि सीनियर मोस्ट अपॉइंट करेंगे। एक फ्रेंच प्रैक्टिस मींस फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो है, या फ्रेंच जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, तो फ्रेंच के अकॉर्डिंग वो जो प्रैक्टिस थी वही फॉलो यहाँ पर की गई कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको हम फॉर टेम्परेरी पर, जो फर्स्ट सेशन होगा उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो कौन अपॉइंट किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है कि नहीं? दैट वाज 9 दिसंबर 1946। उसके बाद परमानेंट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके साथ दो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट, एक था एच सी मुखर्जी और दूसरा हमारे पास था टीवी या टीएम कृष्णमाचारी की अगर हम बात करते हैं। तो आप एक देख सकते हैं कि ये जो नाम मैं बता रहा हूँ ऊपर नीचे हो सकता है, बट हमारे पास जो प्रेसिडेंट उसके बाद बनाया गया था दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी मैंने आपको कहा जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम वो मीट की गई थी, फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, फर्स्ट सेशन हुई थी, उसमें जो चेयरपर्सन था या हम प्रेसिडेंट कहेंगे वो कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको ये भी कहा कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, दो के दो वाइस प्रेसिडेंट थे। अगर हम उससे ये कहेंगे कि हमारे पास इस ऑप्शन में से कौन सा वाइस प्रेसिडेंट था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, प्रेसिडेंट था नेहरू, मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। एच सी मुखर्जी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अभी मैंने आपको कहा कि जब हमारे पास इंडिया आज़ाद हुआ था, ठीक है नहीं, उसके बाद सबसे पहला हमारे पास प्रेसिडेंट जो था, या हम ऐसा कह सकते हैं जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परमानेंटली हमारे पास बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था, उसके बाद इसका परमानेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। वो परमानेंट प्रेसिडेंट कौन सा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी मैंने आपका कहा। उसके बाद हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वर इन द इंडिया। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट एक तो चीज़ है जो कॉमन है, ठीक है नहीं, उसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपको पूछा गया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितनी वुमेन्स थी, ठीक है नहीं। अच्छा, वुमेन में हमारे पास अगर माइनॉरिटीज़ की बात करेंगे तो मुस्लिम वुमेन कितनी थी, कौन सी थी, नाम पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कहता है कि हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, उसमें कितनी मेंबर्स जो हमारे पास थी वो वुमेन थी। आपको याद रखना है, उसमें टोटल वुमेन जो थी दैट वाज 15, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो अभी मैंने आपको कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली मुस्लिम वुमेन मेंबर। उसमें एक ही मुस्लिम वुमेन मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और उसका नाम क्या था? बहुत सारे नाम यहाँ पर ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, और इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है दैट इज बेगम हजरत महल। अच्छा, आप यहाँ पर अब मुझे ये बताएंगे बेगम हजरत महल का एक इंपॉर्टेंट रोल है कब, जब रिवोल्ट 1857 हुआ था, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया था एज अ लीडर। आपको ये बताना है कि किस जगह से वो लीडरशिप कर रही थी, मतलब उसका लीडरशिप जो था वो किस प्लेस पे था, उसने स्टार्ट किया था एज अ लीडर फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि डेफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स वाज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय। जो एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब सिंपल भाषा में राइट टू वोट, यू हैव अ राइट टू वोट फॉर 15 ईयर्स। 15 ईयर्स के लिए किसने, जो एडल्ट फ्रेंचाइज था वो 15 ईयर के लिए डेफरमेंट किसने एडवोकेट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? आपको बताना है ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, टीएम कृष्णमाचारी, मैंने अभी आपको कहा कि वो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट भी थे, उसके बाद मौलाना आज़ाद, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन में है बी आर अम्बेडकर। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है मौलाना आज़ाद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट फॉर्म अ बेस ऑफ और प्रियम्बल, जो आप हमारे पास प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है नहीं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट का नेचर क्या हो सकता है, हमारी कंट्री का नेचर क्या हो सकता है, ठीक है कि नहीं, इसका जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जितनी भी इसकी पावर है, जो भी ये कहता है कि हमारे पास ये फंडामेंटल राइट होने चाहिए, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऐसी तैयार होगी, ये सब कुछ चीज़ें हमारे पास प्रियम्बल में मौजूद है। अब ये यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाने जा रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ठीक है नहीं, मतलब क्यों बना रहे हैं, कैसा होना चाहिए, हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए। ये जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, या हमारे पास जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके बेसिस पर है, या किसके बेस पर फ्रेम किया गया है, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज प्रपोज्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो प्रेजेंट किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है नहीं। अब आपको यहाँ पर डेट बताना है कि किस डेट में वो एंटर किया गया था, 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1947, या 13 दिसंबर 1947। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये प्रेजेंट किया गया था कब? 13 दिसंबर 1947, ठीक है कि नहीं। हु प्रपोज्ड, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें कोई ऑप्शन मैंने नहीं रखा है, अभी मैंने बताया आपको हु प्रपोज्ड इट, किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। द रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फाइनली इसको एक्सेप्ट किया गया था प्रपोजल को, ठीक है, मींस दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब? इट वॉज 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी नहीं, 22 जनवरी 1947, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हुआस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है, ठीक है नहीं, ये क्वेश्चन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। क्यों हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद यही हमारे पास पर्सनैलिटी है जो कि बाद में फर्स्ट लोकसभा का स्पीकर बनता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हमारे पास है, एक है गणेश वासुदेव मालवंकर, जिसको हम शॉर्टकट में बताते हैं जीवी मालवंकर, फिर ईपी उपेंद्र, एएस अयंगर, या हुकुम सिंह। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है गणेश वासुदेव मालवंकर मीन जीवी मालवंकर।
उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। वेट, क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, कंप्लीट बनाने में कितने सेशन कंडक्ट किए गए थे, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितनी बार मीट हुआ था या असेंबल हुआ था, या हम ऐसे कह सकते हैं कितने सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, ठीक है कि नहीं? यहाँ पर टोटल फॉर, यहाँ पर ऑप्शन में है 7 है, 9 है, 11 है, 15 है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 11 है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिखी है, जैसे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए 16 कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो है रेफर किया गया था या पढ़ा गया था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर प्रेजेंट किया होता है कि प्रियम्बल जो है दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से इंस्पायर हुए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से इंस्पायर हुए हैं, तो या फेडरलिज्म जो कंसेप्ट है वो कहाँ से इंस्पायर हुआ है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है तो अप्रॉक्सीमेटली 60 कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा गया। इसमें टोटल कॉस्ट जो लगी थी दैट वाज 64 लाख्स, ठीक है कि नहीं? और टाइम कितना लगा था? 2 साल 11 मंथ और 18 दिन, ठीक है नहीं? इस एंटायर टाइम पीरियड में कितने सेशन हुए थे? 11 सेशन हुए थे, ठीक है नहीं? उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए बहुत सारे सेशन हुए, जैसे 11 सेशन हुए एंटायर टाइम पीरियड में। अब हमारे पास पहला सेशन याद रखना है, दैट वाज 9 दिसंबर 1946। उसके बाद फाइनल सेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? फाइनल सेशन हमारे पास हुआ था 1950 में। लेकिन डेट क्या है? डेट याद रखनी है, दैट इज 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन हमारे पास जो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है कि नहीं? उसके बाद अगर हम क्या बात करते हैं इसमें नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग की, जो हमारे पास डेट है अडॉप्शन की, वो भी यही है, ठीक है? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द टाइम ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो थी वो इसका पार्ट नहीं थी, ठीक है कि नहीं? हमें पता है जवाहरलाल नेहरू भी था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी था, जीवी मलवंकर, क्योंकि हमारे पास वो स्पीकर भी था, ठीक है नहीं? इसमें महात्मा गांधी जो था उसने पार्ट नहीं लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, एज अ मेंबर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी मेजर कमेटीज? देखो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत सारी मेजर कमेटीज बनाई गई थी, माइनर कमेटीज बनाई गई थी, क्योंकि हमारे पास कंट्री जो है बहुत डाइवर्स है, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, ठीक है कि नहीं? इसलिए हर एक चीज़ को समझने के लिए, हर एक जगह को समझने के लिए, हर एक जगह के कल्चर को समझने के लिए उसके अकॉर्डिंग हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। इसे बहुत सारी माइनर कमेटीज़ भी बनाई गई थी, मेजर कमेटीज़ बनाई थी। उसमें माइनर कमेटीज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेजर कमेटीज़ जो हमारे पास थी वो सिर्फ 8 थी। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं, इसका आंसर जो है 8 है। बहुत सारी इसमें कमेटीज़ थी। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनके चेयरमैन कौन कौन से थे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी? एक तो यूनियन पावर्स कमेटी थी, दूसरी थी प्रोविंसेस के रिलेटेड पावर कमेटी, मीन यूनियन पावर्स, जिसको आज हम क्या कहते हैं कि यूनियन लिस्ट कहते हैं। आज की यूनियन लिस्ट जो भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही ला बना सकती है। तो इस चीज़ के लिए मीन यूनियन पावर कमेटी जो हमारे पास बनाई गई थी, ये मेजर कमेटी थी। इसका चेयरमैन कौन था? इसका चेयरमैन जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमें कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मे बी सबको याद हो सकता है और जरूरी होना चाहिए, लेकिन ये वाली कमेटी जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसको ड्राफ्ट बनाना था। जो कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट ड्राफ्ट था वो इसको बनाना था। इसका चेयरमैन, तो इसमें 6 मेंबर्स थे और एक चेयरपर्सन था। चेयरपर्सन इसका कौन था? ऑब्वियसली सबको पता है, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी ये भी मेजर कमेटी थी। इसका चेयरपर्सन कौन था? इसका चेयरपर्सन जो था वो था जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये चेयरपर्सन आपको याद रखने हैं जो मेजर कमेटी की हैं। इसके अलावा भी आप स्टडी कर सकते हैं कहीं से, जितनी भी मेजर कमेटी थी। कुछ मैंने मेंशन किया है यहाँ पर कि आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ठीक है नहीं? इसका चेयरमैन कौन था? ये भी मेजर कमेटी थी, ठीक है नहीं? मेजर कमेटी हमारे पास ये थी। इसमें चेयरमैन कौन था? इसमें चेयरमैन हमारे पास था वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमें कहता है कि चेयरमैन ऑफ स्टेट्स कमेटी,
मीन्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, मतलब ऐसी कमेटी जो स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बनाने जा रहे हैं इसमें ये फीचर होंगे, इस तरीके से मतलब जो स्टेट्स हमारे पास थे या प्रोविंसेस थे उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए हमारे पास एक कमेटी बनाई गई थी। उसका चेयरमैन कौन था? उसका चेयरमैन था जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 हमें कहता है कि चेयरमैन ऑफ एक्सपर्ट्स कमेटी, ये मेजर कमेटी नहीं थी, माइनर कमेटी नहीं थी, एक सेपरेट कमेटी बनाई गई थी, दैट वाज एक्सपर्ट्स कमेटी ऑफ कांग्रेस वाज। एक्सपर्ट्स कमेटी ऑफ कांग्रेस जो थी उसका चेयरपर्सन कौन था ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, चार में से आप सिलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है नहीं? जो करेक्ट होगा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो डेट है जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली अडॉप्ट किया गया था, मींस फाइनली फुल फ्लैज्ड फ्रेम किया गया था, ठीक है नहीं? अब अडॉप्ट किया था कि ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर साइन की गई थी, ठीक है कि नहीं? जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फाइनली अडॉप्टेड। दो चीज़ें हैं, एक है अडॉप्टेड, दूसरा है एनफोर्समेंट या एनेक्टमेंट, मींस इंप्लीमेंट किया गया था। दो डेट्स डिफरेंट है और दोनों डेट का इंपॉर्टेंस है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि अडॉप्टेड, किस डेट को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था? इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। फिर क्या किया? नवंबर के बाद वेट किया जनवरी तक, ठीक है ना? जनवरी तक क्यों वेट किया? क्योंकि इंपॉर्टेंस है उसकी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये जो 26 नवंबर 1949 डेट है, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये भी याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। और यही डेट आपको प्रियम्बल में मेंशन की गई है। देखो 26 जनवरी 1950 जो डेट है, जो अब नीचे क्वेश्चन आ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? 32, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू फोर्स, या हम कहेंगे दिस अ डेट ऑफ एनेक्टमेंट और इंप्लीमेंटेशन, इट वाज 26 जनवरी 1950। देखो कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था कब? 26 नवंबर 1949। और उस डेट को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। और यही हमारे पास कहां पर है? प्रियम्बल में, ठीक है कि नहीं? उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली जो है दैट वाज इंप्लीमेंटेड, दैट वाज इनएक्टेड, किस डेट को? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, लेकिन 26 नवंबर 1949 जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। अब ये इस टाइम पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? ये इस टाइम पर इंप्लीमेंट क्यों किया? क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंस था। 26 जनवरी 1950 का इंपॉर्टेंस नहीं था, 26 जनवरी का इंपॉर्टेंस था, जब 26 जनवरी 1930, जो कि हमारे पास एक्चुअल में 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ, पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट जो था वो अडॉप्ट किया गया था आईएनसी सेशन लाहौर में, और 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज डे जो है वो मनाया गया था। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस डेट का वेट किया, इस डेट पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंप्लीमेंट किया गया था। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमें क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे पास 6 मेंबर हैं, आपको वो याद होने चाहिए। उसमें हमारे पास मोहम्मद सईद मोहम्मद सादुल्ला भी था, के एम मुंशी भी था, ए के अय्यर भी था, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। जवाहरलाल नेहरू जो था वो इसका पार्ट नहीं था, ठीक है नहीं? बाकी 3 यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, 3 आपको खुद से याद करने हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अंबेडकर, वी नो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसका चेयरपर्सन जो था वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर था। ये ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी? इसका डेट भी इंपॉर्टेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट कमेटी थी, इसके लिए आपको इसका जो भी फैक्ट्स हैं, जैसे मेंबर कौन कौन से थे, कितने मेंबर थे, कब ये बनाई गई थी, ठीक है कि नहीं, इसका जो एग्जैक्ट डेट था जब ये बनाई गई थी, दिस इज 29 अगस्त 1947 में। मैं डायरेक्ट ऑप्शन आपको बता रहा हूं, आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा आपने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहां पर आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उसमें जितने भी मैक्सिमम एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट थे वो मैंने वहां से एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है? जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या हम लीगल एडवाइजर कहेंगे, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? ये मेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं? और वो हमारे पास था बी एन राव। ये माइंड में रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, दैट वाज डॉक्टर बी एन राव। एक तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, दूसरा हमारे पास है ड्राफ्टिंग कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है? ये ध्यान रखना है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया गया था, वो लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया था कि आप इस पे कमेंट करेंगे, किस तरीके से हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, सबसे पहला ड्राफ्ट जो हमारे पास है, देखो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ड्राफ्ट बनाया था, ठीक है नहीं, लेकिन उससे पहले एक ड्राफ्ट बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था, उसने सबसे पहला ड्राफ्ट बनाया। ये माइंड में रखना है। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी के इंपॉर्टेंट चीजें आपको माइंड में रखनी है, और ये चीज कुछ चीजें इंटरमिक्स्ड हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन होगी। जैसे कि हमने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट किया, फिर कैसे फाइनली बना, ठीक है नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बता, जो पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बना था वो किसने बनाया था, ठीक है नहीं? अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी, आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्लिक करेंगे क्योंकि आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी का ये था, क्या कहते हैं कि चेयरमैन था, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्राफ्ट जो पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया गया था, रफ ड्राफ्ट, वो बनाया था बी एन राव ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था। उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 37 हमें कह रहा है कि व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? नेशनल फ्लैग जो ट्राई कलर हमारे पास फ्लैग है, वो कब अडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल फ्लैग? डेट आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं? वो है 22 जुलाई 1947। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी? जो नेशनल फ्लैग कमेटी थी, उसका चेयरपर्सन कौन था? उसका चेयरपर्सन जो था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमें क्या कह रहा है कि द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेजेंटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये वो ड्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूं जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनल ड्राफ्ट था, जो थर्ड रीडिंग फाइनली हुई थी, फाइनल ड्राफ्ट जो प्रेजेंट किया गया था, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रेजेंट किया था। उसका डेट आपको बताना है कि किस डेट में फाइनली ये प्रेजेंट किया गया था। दैट वाज 4 नवंबर 1948। उसके बाद हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड ऑन, नेशनल एंथम जो था वो अडॉप्ट किया गया था जनवरी 24 1950। मैंने पहले ही कहा था कि आपको कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ इंडिपेंडेंट इंडिया का क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो था वो अडॉप्ट किया गया था जनवरी 24 1950। उसको प्रेसिडेंट बनाया गया था जनवरी 24 1950। नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था जनवरी 24 1950, ठीक है? ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 जो है हमारे पास है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन, ये अभी मैंने आपको बताया, डेट आपको बताना है, दैट इज जनवरी 24 1950। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, द स्टेट एम्बलम वाज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन, ये स्टेट एम्बलम जो था वो कब अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है नहीं? दैट वाज 26 जनवरी 1950, ठीक है नहीं? यहां पर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 24 जनवरी, 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे है हमारे पास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस। ये एक हमारे पास पर्सनालिटी है, या हम ऐसे कैसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। उसने कहा है हमारे पास कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी दैट वाज कांग्रेस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। हु सेड दिस? इट वाज ग्रेवनाइल ऑस्टिन, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल वाज अडॉप्टेड एज सिंबल? हम कह सकते हैं सील, सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक सील थी, उसमें एक इंपॉर्टेंट एनिमल को चूज किया गया था एज अ सिंबल फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एज अ सिंबल फॉर दैट वेरी सील। वो कौन था? लाइन था, एलिफेंट था, टाइगर था, या कोई भी नहीं? उसमें एलिफेंट चूज किया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46,
हु अमंग द फॉलोइंग वाज चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया? जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उसका चीफ ड्राफ्ट्समैन, देखो यहां पर भी आपको क्वेश्चन कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि पहला ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया गया था, ये मैंने कहा था कि आपको जो पहला ड्राफ्ट जो है वो किसने प्रिपेयर किया था, तो वो था बी.एन. राव, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था। यहां पर चीफ ड्राफ्ट्समैन ध्यान रखना, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को क्लिक नहीं करना है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है एस.एन. मुखर्जी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें हिंदी वर्जन का कॉन्स्टिट्यूशन पहले जब अडॉप्ट किया था, एनफोर्स भी किया था, तो हिंदी वर्जन नहीं था, लेकिन फिर हिंदी वर्जन को भी अडॉप्ट किया गया था किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। यहां पर ऑप्शन आपके पास है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहां पर 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और साथ में डेट भी याद रखनी है 1987, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, जेके एसएसबी ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये मैंने स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था वहां पर डिस्कस किया था कि ये वाला क्वेश्चन या ये वाले स्टेटमेंट जो है ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं। यहां पर स्टेटमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फुली इलेक्टेड बॉडी। क्या ऐसा है? नहीं, मैंने पहले ही कहा था इट वॉज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। उसके बाद वोटिंग फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर भेजे गए थे उनको कैसे इलेक्ट किया गया था? बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये स्टेटमेंट ठीक है। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ओनली 2। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज मेंशन इन प्रियम्बल? मैंने आपको अभी कहा जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन डे और रिपब्लिक डे, प्रियम्बल में डेट कौन सी है? डेट ऑफ अडॉप्शन, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, दैट वाज 26 नवंबर 1949। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमने प्रियम्बल मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में? दैट इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा फंडामेंटल राइट्स पे, इसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अकॉर्डिंगली जब तक हमारे पास एग्जाम नहीं होते हैं। थैंक्स।